नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आज की मेहमान कथाकार वंदना राग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें बहुत खुशी है कि वंदना राग ने देशज का आग्रह स्वीकार किया और गल्पगोई के लिए कहानी पाठ कर रही हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की मेहमान कथाकार का। इस नई सदी के आरंभ के साथ एक तरह से स्त्री रचनात्मकता का विस्फोट हुआ, अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद नई के दिनों में जिस तरह से बड़ी संख्या में स्त्री प्रतिभा कहानी के क्षेत्र में आई थी, वैसा ही कुछ कुछ घटित हुआ 21वीं सदी के आरंभ के साथ। वंदना राग की पहली कहानी 1999 में मशहूर पत्रिका हंस में प्रकाशित हुई थी। तब से इनकी कहानियों का सफर जारी है। यूटोपिया, हिजरत से पहले और ख्यालनामा इनकी कहानियों की किताबें हैं। बिसात पर जुगनू इनका उपन्यास है। एक और खास बात जो अलग करती है इनको अपने समकालीनों से, वह है हॉब्सबम की मशहूर पुस्तक द एज ऑफ कैपिटल का पूंजी का युग नाम से इनका तर्जुमा। तो मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं वंदना मैम का और उनको कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। वंदना राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये अवसर प्रदान करने के लिए। और ये खुशी हो रही है कि मैं अपनी चंद कहानियों का पाठ आपके सामने कर पाऊंगी। तमाशा। बंगले पर कार्यक्रम था। बंगला अंग्रेज का था। वैसे तो अंग्रेजों को भारत छोड़े 50 वर्ष से ऊपर हो गए, हाँ लगभग उतना ही, और उनके बंगले भी सत्ता के साथ साथ हस्तांतरित हो गए। लिहाजा बंगला इंडियन साहब का कहलाता है, लेकिन साथ में यह हमेशा जोड़ा जाता है कि बंगला ओरिजिनली अंग्रेज का ही है। तुम लोग क्या मांगता, साहब बहादुर चिल्लाया। साहब माई बाप कुछ हंसी खेल। सबने जीरा को आगे कर दिया। बोल जीरा, साहब तुझे बहुत मानते हैं, तू ही बोल कुछ हंसी खेल तमाशे की बात। महुआ पी के धुत होने की बात, त्योहार आ रहा है छुट्टी की बात। जीरा, काला कलूटा बैगन लूटा, आगे हो, बोल बोल। साहेब, जीरा स्त्रैण भंगिमा में लजाया, उंगली में मुट्ठी फंसा, एक टांग थोड़ी आगे एक थोड़ी पीछे का ढोल सा बजा। साहब कुछ मजा करवा दो आज रात, आज रात कुछ हो जाए, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ माई बाप। बदमाश जीरा, तुम ये क्या बोलता, तुम लोग इंडियन डॉग्स, काम से हमेशा भागता, क्या मजा मांगता बोलो। साहेब आज हम लोग सर्वेंट क्वार्टर में नाच गाना करेगा, आपका काम खत्म करने के बाद साहेब माई बाप आप भी आना। साहेब बस इतनी छुट्टी दे दो। जीरा आंखें तिरछी फिर नीची कर गाया, यू डॉग्स। साहब गुदगुदो हंसा, तुम लोग रात को पी लेगा, फिर इस बंगले का चौकीदारी का क्या होगा। साहेब हम लोग संभाल लेंगे, अब एक बार आना तो। जीरा की हिम्मत मस्ती की आशा से कूदने लगी। वह भूल गया अपनी हस्ती। वह कहीं नौटंकी के लौंडों समान काल्पनिक घाघरा चोली को देह पर डाल चोली कसने ढीली करने लगा। घाघरा गोल गोल घुमा अपनी नंगी जांघों का उत्तेजक प्रदर्शन करने लगा। ठुड्डी पर एक उंगली जमा नैन मटकाने लगा। साहब को मजा आ गया। इंडिया वाकई इरोटिक देश है और इन भुच्च नंगी जातियों को मास्टरी हासिल है इन सब कलाओं में। हो जीरा, वेरी गुड, हम आएगा। साहब के लिए बंगले से ही ऊंची कुर्सी लानी पड़ी। सर्वेंट क्वार्टर में तो चटाई भर थी बैठने को और सोने को बिस्तर। सर्दी की रात में बंगले के विशाल कैंपस में फैले पुराने बरगद के पेड़ छायादार कम मायावी ज्यादा लग रहे थे। आम के पेड़ों को अपनी आगोश में छुपाए दैत्याकार और भयावह 30 एकड़ के कैंपस का बंगला 6 एकड़ पर बड़े बड़े बरामदों, खंभों एवं विशाल दरवाजों से अटा पड़ा था। सफेद गर्वीला नेटिव्स की ओर उपेक्षा भरे भाव से देखता। सर्विन क्वार्टर्स बंगले के पीछे कुछ 100 मीटर के घेरे में दुबके ढिबरी और चिमनी की रोशनी में पिट पिट कर रहे थे। वहीं मिट्टी और फूस के छप्परों से बनी 10 कोठरियां थीं।
वहीं अंग्रेज साहब के बंगले के सर्वेंट लोग बसते थे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद आज वे कोठरियों के बाहर थे। सामने अहाते की साफ सफाई कर ढोल, डुगडुगी और डफली बाहर लाए गए थे कमरों से। महुआ का नशा बड़े ढोलों में भर गया था। ढोल बजने लगे थे ढम ढम ढम। महुआ बहने लगा जुबान से। ए रसिया आजा आजा, जान निकली जाए तड़प तड़प, आजा आजा। साहब अपना खाना निपटा वहां पहुंच गया। अकेला रहता था 30 एकड़ के बंगले में, पत्नी और बच्चा इंग्लैंड में। यहाँ के खराब मौसम से दूर, खराब मिट्टी से दूर, खराब नेटिव से दूर। कभी कभी साहब जाता था इंग्लैंड, कभी वे आते थे पर्यटक समान। साहब के अकेलेपन के साथी थे ये सर्वेंट लोग, ये खराब ब्लडी नेटिव्स। साहब को जज समान सामने बैठा एक शीशे के गिलास में महुआ उड़ेला गया साहब के लिए। इस साहब ने चखा और मस्त हो गया। औरत मर्द नाचने लगे। जीरा का वह लौंडा नाच, जीरा की औरत की मधुर तान, आज रसिया। मस्त महुआ साहब की आंखें चढ़ने लगी। ए जीरा, और जोर से नाच, साहब नशे में चीखा। जीरा ने तेज घूमेर लगाना शुरू कर दिया। जीरा नाचता गया, नाचता चला गया। जीरा की औरत की तान मगर टूटने लगी। बाकी सर्वेंट भी नशे में ढुलमुल होने लगे, पर जीरा नाचता ही चला गया। फिर साहब को और मस्ती चढ़ाई। ए जीरा, इधर आ, यू ब्लडी इधर आ। बोलता हुआ साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह जीरा की औरत के पास पहुंचा। वह उठ खड़ी हुई। उसको आदत थी साहब के यूं नजदीक आने की। साहब उसकी काली तवे सी चमकती बाह पकड़ उसे घसीटने लगा। वह चुपचाप खिसकती रही। उसको इसकी भी आदत थी। लाल लाल आंखें, डोरों के जाल से बुनी, लाल लाल गाल, रेशमी मखमली शनील से, सुनहरे सुनहरे बाल उत्तेजना में खड़े कर साहब हंसने लगा और पूरी नाटकीयता से बोला, अब गाना बंद, अब जीरा की औरत मेरी तरह जीरा के ऊपर नाचेगी। पूरे नशे के माहौल में भी लोग अचकच हो गए। यह क्या बोल रहा है साहब? क्या साहब, कैसे? बूढ़ा घीसू महुआ की ताकत के बल पर बोल उठा। ऐसे, साहब बोला, और उसने जीरा को जमीन पर मुंह के बल पटक दिया। उसको घोड़ा बनने को बोला। घोड़ा बन जीरा, घोड़ा। जीरा घोड़ा बन गया। साहब उसकी पीठ पर चढ़ गया और घोड़ा दौड़ाने लगा। चलो भागो, रन जीरा रन। और साहब अपने हाथ नचाने लगा, बैठा बैठा ही नचाने लगा। थोड़ी देर तो देखने वाले सर्वेंट सकते में रहे, फिर उन्हें भी साहब का ये अंदाज मजेदार लगने लगा और वे हो कर हंसने लगे। जब जीरा लगभग 100 किलो के दानव को दौड़ाते दौड़ाते बेदम हो गया, तो साहब ने नकेल खींची। घोड़ा रुक गया। साहब ने बगल में इशारा किया। गठरी बनी बैठी जीरा की औरत को अब आदेश था, नाचो ऐसे ही पीठ पर बैठकर घोड़ा दौड़ाते हुए। जीरा की औरत ने आदेश का पालन किया। जीरा फिर दौड़ने लगा, घोड़ा बनकर। उसकी औरत को चढ़ी महुआ उतर चुकी थी। वह घोड़ा चालक के बजाय बंदर का बच्चा जान पड़ती थी। घोड़े की पीठ से चिपकी। उसने पीठ के रास्ते घोड़े की छाती पर अपने दोनों हाथ उंगलियों समेत बांध लिए। उसे लगा घोड़े की सांस धौंकनी समान चलती चलाती एकदम बंद होने को आई। आय हाय दादा, वो जोर से चीखी और घोड़ा सवार समेत चित्त हो गया वहीं भूरी मिट्टी पर। साहब हंसते हंसते पागल हो गया। लोग लौटने लगे हंसते हंसते, और साहब को बंगले के बिस्तर तक पहुंचाते पहुंचाते सबकी हंसी के मारे जान निकल गई। हीरा का खानदान उसी बंगले पर जमा हुआ था 4 पीढ़ियों से। बंगला वही था, पेड़ वही थे, कैंपस वही था, बस बदल गया था तो साहब, जो अब अंग्रेज नहीं विशुद्ध इंडियन था। हीरा का परदादा था जीरा। जीरा की कहानियां उसके खानदान की धरोहर थी। वे यूं बताते थे, जब हमारे दादा का बाप यहाँ इसी बंगले में काम करता था तो क्या शान थी। किसकी? लोग कौतूहल से पूछते। अरे दादा के बाप की, उनकी औरत की। अंग्रेज काम तो खूब लेता था उनसे, लेकिन बहुत इनाम इकराम भी देता था। इनामों की धरोहर के नाम पर एक आईना बचा था, अब खूब चमकता। चारों ओर चांदी के पतरे से उसके बॉर्डर को उकेरा गया था। बाकी सब तो बिक गया। कभी हमारे बाप ने बेचा, कभी दादा ने। फिर अंग्रेज साहब जो गया तो इंडियन लोगों ने कभी उस तरह का इनाम दिया ही नहीं। पता है, हमारे दादा के बाप और माँ खूब सुंदर थे। साहब उन्हें बहुत प्यार करता था। यही सर्वेंट क्वार्टर के सामने खूब खेल तमाशे में हिस्सा लेता था साहब। तभी सब कहते, तेरा खानदान कितना सुंदर है, तुम सब कितने गोरे ऊंचे हो।
हीरा का सीना चौड़ा हो जाता, वह वाकई सुंदर था। वह अपनी औरत को थोड़ी हिकारत से देख कहता, पता नहीं ससुरी में हमारे बाप ने क्या देखा, उठा लाए। कोई बात नहीं, लोग कहते, नया साहब तो बहुत मानता है ना तुम लोगों को, फिर क्या चिंता तुम्हें, कितनी पीढ़ियों से तो यही बंगले में रहते आए हो तुम लोग। हाँ, हीरा गर्व से फूला नहीं समाता। पीढ़ियां गुजर गई इस बंगले के साहबों की सेवा में। इस बार का साहब तो हमारे समाज का निकल आया है, इसलिए प्रेम भाव ज्यादा है उसको। अपने लोगों को तो सभी ज्यादा पूछते, बाकी सर्वेंट्स मन महसूस कर रह जाते। साहब अकेला आया था यहीं, बीवी बच्चे उसके दिल्ली में थे। कभी वे आते थे छुट्टी में, कभी साहब आता था उनके पास। साहब सुंदर था, थोड़ी सफेद काली मूछें थी, सफेद काले सिर भरकर बाल थे, लाल गाल थे, ऊंची पूरी देह थी। साहब शाम को ऑफिस से आ नहाता था, फिर खाने के पहले योग करता था, फिर हीरा को आवाज लगाता था, हीरा जा, नीली गोदरेज की अलमारी खोल, दवा निकालना और पानी और बर्फ। हीरा रोज अलमारी सावधानी से खोलता, दवा की बोतल सावधानी से निकालता, फिर दवा की बोतल पर बने तंदुरुस्त भागते घोड़ों को देखता, मन ही मन विचार करता, इसको पीने से घोड़ों जैसी ताकत आती होगी, और साहब को गिलास में करीने से दवा बना के देने के बाद खुद दवा नीट गुटक लेता। साहब कहाँ पहचान पाता दवा घट रही है कि नहीं, साहब क्यों करता इसकी चिंता, उसको तो कई विभाग के लोग खुश करने पर तुले रहते। दवा की सप्लाई की कभी कमी नहीं होती। जब सारंग साहब आता तो साहब खुश हो उनको भी शामिल कर लेता दवा पीने के खेल में। सारंग साहब अकेला साहब का थोड़ा करीबी था, बड़ा मजा आता था। हीरा की औरत गरम भजिए तलती, मछली कई तरह से भूनी जाती, कबाब भी बाजार से मंगवाए जाते, प्लेट भरते खाली करते हीरा गुप गपाड़ मुंह में डाल लेता सब कुछ थोड़ा थोड़ा। रसोई में जाकर औरत के मुंह में भी ठूंसता रहता, दवा के घूंटों से लेकर भजिया मछली कबाब सब। नशे के होश में हीरा की दुनिया दूसरी होती, वह अपना परदादा बन जाता, जीरा जीरा जीरा, जिसका साहब अंग्रेज था और जो जीरा को बहुत मानता था। हीरा उसी के समाज का साहब, जिसे हीरा ख्यालों में दूसरी दुनिया में पहुंचा चुका होता था, हीरा को पक्का अंग्रेज लगता। हीरा निर्णय पर पहुंच जाता उसी दूसरी दुनिया में, साहब तो अंततः अंग्रेजी होता है, भले ही वह उसी के समाज का क्यों ना हो। क्या ठाठ होते हैं समाज के साहब के। उसी दुनिया में बैठ हीरा सोचता, क्या साहब का परदादा भी साहब था? ना, साहब का परदादा तो साहब हो ही नहीं सकता, क्योंकि साहब के परदादा के जमाने में तो अंग्रेज साहब होता था। फिर साहब का परदादा उसी के समान सर्वेंट था क्या? हीरा के मन में कई सवाल घुमड़ते। साहब अपने इतिहास का खुलासा तो करो, हीरा जानना चाहता है, लेकिन साहब से पूछने की हिम्मत नहीं थी, भले ही साहब उसी के समाज का था। हीरा कहाँ मर गया? अपनी औरत को बोल मछली नई वाली ग्रिल पर रखकर रोस्ट करे, पुराने वाले से तो ये जल सी रही है। जी जी साहब। हीरा दूसरी दुनिया से लौट आता। कल यहाँ एक कठपुतली का शो रखवाता हूँ सर, जैसा आप चाह रहे थे। सारंग साहब अटक अटक कर बोल रहा था। साहब के सामने अच्छे अच्छों की फटी रहती थी। हीरा शान करने लगा, साहब उसी के समाज का आदमी है, क्या रुतबा है। नहीं सारंग, बाहर से क्यों बुलवाते हो, यही बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं कुछ खेल तमाशे वाले, उन्हीं से करवा लेते हैं। एक तरह से मेरे जैसे सोच के व्यक्ति के मानवीय दृष्टिकोण का विस्तार होगा, समझ रहे हो ना? मैसेज अच्छा जाता है इससे, और अकेला रहता हूँ तो थोड़ा जुड़ गया हूँ इन सर्वेंट से। कल शनिवार है, बुला लो कुछ अफसरों को और यहाँ कैंपस में कर लेते हैं कार्यक्रम। क्यों हीरा? प्रेम से हीरा को देख मुस्कुराया साहब, मानो उसका समर्थन मांग रहा हो। हीरा गदगद हो सिर हिलाने लगा। अपने समाज वालों की बात ही कुछ और होती है। सारंग साहब 2 गिलास के बाद उठ गया। साहब को खुश करने के लिए मनोरंजक कार्यक्रम की रूपरेखा मन में बन गई उसके। साहब जी, हीरा साहब को अकेला पा मनोहार करने लगा, पीछे कर लो प्रोग्राम, जहां अंग्रेज साहब करवाता था, हम लोगों के घर के सामने। साहब अभी तक तो सिर्फ कहानी है हमारे परिवार की, कि कोई इतना बड़ा साहब था इस बंगले पे, जो सर्वेंट क्वार्टर वालों के साथ घुल मिल के रहता था। फिर ना तो मेरा दादा बोला ये बात, ना मेरा बाप, दोनों के पास कोई कहानी नहीं। आप तो मुझे एक किस्सा दे दो साहब, जो मेरे नाती पोते घमंड से कह सके। एक और साहब आया था, जो सर्वेंट्स को बहुत मानता था, उनसे घुल मिलकर रहता था और अपने समाज की शान था। साहब को नींद आने लगी थी हीरा की गेंगे सुनते हुए। हाँ हीरा, उसने कदमों तले बैठे हीरा के सिर पर हाथ फेर उसे पुचकारा। चल, कल वहीं कर लेंगे खेल, जा अब खाना लगा। साहब के सोने तक हीरा साहब के पांव दबाता रहा।
शाम को सर्वेंट क्वार्टर के अहाते में बड़ा उत्साह था। हरिया और तुलसी गाना बजाना भी करते थे और बंगले के बगीचे की देखभाल भी। उन्हें हीरा और उसकी औरत से चिढ़ थी। दोनों साहब के कैसे मुंह लगे हो गए थे। भाग्य देखो, साहब भी उनके समाज का था। इतना घमंड हो गया था दोनों को कि सारे सर्वेंट क्वार्टर वाले उनसे चिढ़ने लगे थे। आज दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया, हीरा और उसकी औरत के मन से रुतबे का भूत भगा कर रहेंगे, बेइज्जत करेंगे दोनों को। तो साहब कद्रदान कठपुतली का तमाशा शुरू। ए राजा, आज कौन सी कहानी कहेगा तू? ए रानी, मजेदार कहानी कहूंगा मैं। किसकी कहानी होगी वो? मानना चाहे तो तेरी मेरी, मानना चाहे तो सामने बैठे साहब मेम साहबों की, और नहीं मानना चाहे तो मान हीरा और उसकी औरत की। ही। कठपुतली के तमाशे को देखने पहुंचे सारे सर्वेंट क्वार्टर के बच्चे, बूढ़े, जवान, कस्बे के अफसर और उनके परिवार, सारंग साहब और बंगले के साहब सब सजग हो बैठ गए। साहब का मन आलोड़ित हो रहा था। यही कभी कोई सिरफिरा अंग्रेज था जो यहीं इन्हीं लोगों के साथ मौज मजे में हिस्सा लिया करता था। वह इस बंगले में उस अंग्रेज के बाद सिर्फ दूसरा था जो उन स्वर्णिम पलों को लौटा रहा था, ऐतिहासिक पलों का निर्माण कर रहा था अपने मानवता बोध से। हाँ तो रानी सुन, तुझ पे भूत आते? हट, मुझ पे क्यों आए भूत? क्या तुझ पे आते राजा? हाँ मुझ पे आते रानी। तो क्या करते राजा? वे मुझे पुराना बना देते रानी। मैं महुआ पीता और मस्त हो जाता। फिर मस्त हो तू क्या करता? मैं गाना गाता रानी, तू भी गाती मेरे साथ। फिर राजा हम दोनों पीते गाते क्या करते? हम अंग्रेजों की सेवा करते। अंग्रेज हमसे लाड़ करता, बहुत लाड़ करता। क्या वह राजा तुम्हें? हाँ तुमसे ज्यादा, तुम्हें, मुझसे ज्यादा तुम्हें। वह तुम्हें आशीर्वाद देता रानी। क्या आशीर्वाद राजा? तुम्हारी औलाद को गोरे होने का आशीर्वाद रानी। तुम सच कह रहे हो राजा? एकदम सच रानी। फिर क्या भूत भागते नहीं? तुम पुराने से नए नहीं होते क्या कभी? होता हूँ रानी, और हो के मैं आज की बात करने लग जाता हूँ। कौन सी बात राजा? आज घर जाके देखना जरूर। तुझ काली का बेटा इतना गोरा सुंदर कहाँ से? राजा तुम बदमाश हो। तुम रानी, तुम बदमाश हो। हट हट हट। हा हा हा। लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। बड़े अफसर समझे कि नहीं मालूम, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर वालों को जीरा से हीरा तक की कहानी समझ में आ गई। वे हीरा का कंधा ठोक ठोक कठपुतलियों के संवादों में दोहरे मायने ढूंढ ढूंढ मस्त हो पगला रहे थे। एक क्षण को हीरा के साहब भी कुछ आधा अधूरा लक्षित होता देख सटपटा गए। बाकी दर्शक पर कहाँ इतने बारीक थे, वे तो बस हंसे जा रहे थे। कठपुतली का खेल बढ़िया था। साहब ने चैन से सांस ली। उनकी आत्मा आरोप विहीन थी, शुद्ध और परोपकारी। उन्होंने आश्वस्त हो कुर्सी से उठ हीरा की पीठ थपथपाई। देख कितनी मजेदार कहानी दिखाई हरिया और तुलसी ने। तेरा और तेरी औरत का भी जिक्र हो गया। कुछ क्षणों से गुम बैठा हीरा साहब का स्पर्श पा मस्त हो गया। तो क्या हुआ? जो उसके खानदान की कहानी कही गई मजाकिया ढंग से। हरिया और तुलसी तो पक्के हरामखोर हैं, जलनखोर साले। असलियत में तो सबको मजा आ रहा है। उनका मकसद यदि उसे बेइज्जत करना था तो फेल हो गए वे दोनों। बाद में निपटेगा दोनों से। अभी तो मस्त होने की बारी थी। उसने बिंदास हो बगल में बैठी अपनी औरत को चिकोटी काट आंख मारी और पेट पकड़कर हंसने लगा। साली, परदादा जीरा की तरह उसकी कहानी भी मजेदार तमाशा थी। बहुत शुक्रिया मैम।